विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के जब नदियों में अपने विकास करना चालू किया तो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होनी थी और उसमें विवाद होने के बाद वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से 1960 में कराची में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने इस संधि पर दस्तखत किए थे। ये संधि में लगभग 12 अनुच्छेद हैं और 8 एनेक्सर्स हैं और इसके विस्तृत प्रावधान हैं और उसके अनुसार जो सिंधु नदी से जुड़ी 3 नदियां पश्चिम में हैं और 3 नदियां पूर्व में हैं, उन नदियों के पानी के इस्तेमाल के बारे में, इस्तेमाल का मतलब यह है कि सिंचाई के लिए, उनमें रिजर्वायर्स बनाने के लिए और बिजली उत्पादन के लिए, डैम बनाने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए किस तरीके से उनका इस्तेमाल होगा, इसके बारे में नदियों के पानी का कौन देश कितना इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में विस्तार से प्रावधान है। इसमें एक परमानेंट कमीशन बना हुआ है जिसकी सन 2022 तक लगभग 118 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी हैं और कई युद्ध होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच, लेकिन भारत ने इस संधि पर कभी इसको बर्खास्त को टर्मिनेट नहीं किया था। लेकिन जब पाकिस्तान के आतंकी हमलों में बढ़ोतरी होने लगी तो उसके बाद फिर भारत ने संधि पर पुनर्विचार के बारे में बोला और पुनर्विचार के बारे में बोलने में 2 बड़े आग्रह हैं। पहला यह है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है और दूसरा जो नई परिस्थितियां पैदा हो रही, क्योंकि भारत का इन नदियों के जल पर प्राथमिक उनका अधिकार है। तो आर्टिकल 12(3) के तहत 2023 में और 2024 में नोटिस जारी किया उन्होंने भारत ने और इसमें जो रिजोल्यूशन की प्रक्रिया है वो 3 स्तर पर है। पहला ये कि आपसी बातचीत से, दूसरा जो वहां पर स्थायी आयोग है उसके माध्यम से और तीसरा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन से। तो अब जो नई नोटिस जारी किया है उसमें अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशंस की बात की गई है जिसका फैसला हेग कन्वेंशन के तहत होगा। लेकिन इस संधि के सस्पेंशन करने से एक नई किस्म की स्थिति पैदा हुई है। पाकिस्तान को निश्चित तौर पर स्पष्ट मैसेज है कि भारत के में आतंकी हमले को जारी नहीं रख सकता है। लेकिन इसमें 3-4 बहुत बड़े आंतरिक पहलू हैं भारत के लिहाज से देखा जाए। पहला ये है कि भारत में इंटरलिंकिंग रिवर का प्रोजेक्ट एक था जो भारत के ही नदियों के बारे में है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एक फैसला दिया था। उसके अनुसार जो इंटरलिंकिंग रिवर का विषय है वो केंद्र सरकार के पास है 7वीं अनुसूची के अनुसार, लेकिन नदियों के बारे में भारत में राज्यों का अधिकार है। इसीलिए जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने इस संधि में दस्तखत किए थे तो एक सांसद ने लोकसभा में इसमें सवाल उठाया था कि राज्यों को विश्वास में लिए बगैर इस संधि पे दस्तखत क्यों किए गए। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में फैसला दिया और उन्होंने बोला कि नदियों के विषय को कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में लाया जाए, ये एक पहली बात है। दूसरी बात उसमें ये बोली उन्होंने जो जजमेंट के हिसाब से कि इंटरलिंकिंग रिवर करके देश में तमाम जगहों पे जहां पे पानी की कमी है, तो अगर सिंधु नदी के संधि के अनुसार अगर भारत को ज्यादा पानी मिलता है तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इन राज्यों में पानी की समस्या का निराकरण हो सकता है। लेकिन इसमें 2 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती यह है कि पाकिस्तान के लिए पानी रोकने के लिए भारत को अपने यहाँ की क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा और अगर बगैर क्षमताओं को बढ़ा करके पानी रोकने की कोशिश की गई तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और क्षमताओं को हम कैसे बढ़ाएं। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये है कि चीन, क्योंकि चीन से अधिकांश नदियां भारत में आने वाली चीन और तिब्बत क्षेत्र से निकलती हैं, विशेष तौर पर सिंधु और ब्रह्मपुत्र, और चीन बड़े पैमाने पर वहां पर विकास कार्य कर रहा है, बड़े पैमाने पर नदियों में उसका हस्तक्षेप है। तो चीन का इसमें किस तरह की भूमिका रहेगी। तो आंतरिक भारत के संविधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून और चीन की भूमिका, इसके अनुसार भारत सिंधु जल संधि पर निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। लेकिन शुरुआती दौर पर एक आतंक के खिलाफ जो भारत में सहमति है और उसके लिहाज से भारत का ये जो कार्रवाई है ये निश्चित तौर पर ठीक है, क्योंकि आतंक के खिलाफ हमको अपनी रक्षा का अधिकार है और उस रक्षा के अधिकार के तहत सिंधु जल संधि के तहत भारत को अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करने की उसको संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के हिसाब से ताकत मिली हुई है। सर, क्या कोई देश जो है इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो संधि होती है उसको वन साइड तोड़ सकता है? अगर तोड़ता है तो क्या दूसरा मुल्क जिससे संधि तोड़ी जा रही है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है? अगर वो मुल्क इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है तो फिर जिस देश ने संधि तोड़ी है उसके पास क्या ऑप्शन होंगे और किस तरह से लीगल? लेकिन नाइजर बेसिन का एक अथॉरिटी थी जिसके 1964 में उनकी एक संधि हुई थी और उसमें फिर 1980 में बदलाव किए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे अनेक उदाहरण जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों में बदलाव किए जा सकते हैं।
और इसमें दो पहलू हैं। पहला ये कि उस संधि में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि इस संधि को कैसे खत्म किया जा सकता है और आपसी सहमति के बगैर बदलाव करना मुश्किल है। लेकिन भारत संधि के तहत ही अपने हिस्से का पानी का अगर पूरा इस्तेमाल करना चालू कर दे तो भी पाकिस्तान को समस्या होगी। तो प्राथमिक तौर पर संधि के नियमों का उल्लंघन किए बगैर भारत पानी का ज्यादा खपत कर सकता है और उसमें किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में निश्चित तौर पर भारत को इसमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि ये संधि के तहत भारत का कितना अधिकार है और भारत अपने उस अधिकार के दायरे में ही अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है। और इस बात को भी एक्सपोज करना पड़ेगा कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, आतंक का कोई उनकी जो, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार और आतंकवाद दोनों एक साथ मिल गए हैं, इसलिए भारत को आतंक के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है। तो अगर इजराइल और अमेरिका जैसे देशों ने आतंक के खिलाफ हमला किया है तो इसमें भी भारत अपनी संधि के दायरे में रहते हुए कठोर कार्रवाई कर सकता है और ये उनकी इस बात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून भी इजाजत